नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्म हाउस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि देवराज कोंडा अनाया को घटिया तरीके से छूता है और घटिया तरीके की बातें करता है और अनाया को 3-4 गार्ड्स मिलकर पकड़ लेते हैं और घुटने पर बिठा देते हैं। अनाया जो जानती थी कि यहाँ पर उसका हब्बी आ चुका है, लेकिन उसे फिर भी पसंद नहीं आया कि इस घटिया आदमी ने उसे छुआ। अगर वह पहले से कमजोर नहीं होती तो वह कभी हार नहीं मानती, वह अपने हाथों से इन सब को मारती। लेकिन वह जानती थी कि वह अपनी जितनी एनर्जी वेस्ट करेगी आगे चलकर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अभी के लिए वह शांत रहती है क्योंकि उसे पता था कि उसका हर्ष आ चुका है। वही देवराज कोंडा जो अनाया से घटिया बातें करने में बिजी था, उसके कानों में एक बम की आवाज आई और एक धमाके के साथ उस फार्म हाउस का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। वहीं उसे आवाज से हॉल में बैठे सभी लोगों का ध्यान भी उस ओर चला गया। वहां पर खड़े लोगों को देखकर देवराज कोंडा की आंखें बाहर आने को थी। वहां पर कोई और नहीं हर्षवर्धन था, क्योंकि उसने पहले ही अनाया की लोकेशन पता कर ली थी। दूसरी ओर उसके साथ विधान बंसल और रिधान बंसल भी थे। वह दोनों जुड़वा भाई जो अपने डेड के इलाज के लिए फार्म हाउस पर डॉक्टर एना का इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर एना वहां नहीं आई तो उसने फोन करके हर्षवर्धन से बात की, क्योंकि अब तक उसे पता था कि वह हर्षवर्धन की वाइफ है। हर्षवर्धन जो पहले ही परेशान था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि एना का किडनैप हो गया है। और यह सुनकर वह लोग भी परेशान हो गए और हर्षवर्धन की मदद के लिए वहां आ गए। वैसे तो वो जानते थे कि हर्षवर्धन को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन बंसल परिवार भी हर्षवर्धन के काफी नजदीक था। और जब यह बात वह लोग कर रहे थे तब वहां पर हर कोई बैठा हुआ था और चुलबुली राधिका भी वहीं पर थी। और जब राधिका को पता चला कि उसकी प्यारी अनाया दीदी को किसी ने किडनैप कर लिया है तो वह रोने लगी और उसने जिद की वह उन्हें बचाने जाए। इसीलिए विधान और रिधान भी यहाँ आ गए। वैसे भी वो अनाया की रिस्पेक्ट करने लगे थे जब से उसे पता चला था कि वह इतनी बड़ी लीजेंडरी डॉक्टर एना है और वह उसके पिता का इलाज कर सकती है, तो उनकी नजरों में भी अनाया के लिए एक रिस्पेक्ट आ गई थी और वह भी उन्हें अपना परिवार मानने लगे थे, क्योंकि हर्षवर्धन सच में उनके परिवार के कुछ ज्यादा ही नजदीक था। वह लोग जैसे ही अंदर गए, अंदर का माहौल देखकर जहां हर्षवर्धन की आसपास का ऑरा इतना खतरनाक हो गया कि मामूली गार्ड्स तो डर के 2 कदम पीछे हट गए और उन गुंडों को तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। हर्षवर्धन किसी शैतान की तरह चलते हुए आगे आया और अपनी एक लात से उन तीनों गुंडों को जमीन पर फेंक दिया, जिसने अनाया को पकड़कर घुटनों पर बिठा रखा था। अनाया जो थक चुकी थी, वो एक नजर हर्षवर्धन को देखती है। हर्षवर्धन भी तुरंत नीचे झुककर अनाया को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने सीने में छुपा देता है। वही पीछे खड़ा हुआ विधान अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या बात है देवराज कोंडा, अब तो तुम लोगों को किडनैपिंग करने लगे। आज तक तुम बेईमान पॉलिटिशियन थे, आज तो तुम किडनैपर भी बन गए हो। वही उसकी आवाज से बाकी सभी लोग भी होश में आए। तब तक हर्षवर्धन अपनी छोटी सी बीवी को लेकर सोफे पर बैठ चुका था। वही उसकी सामने पड़े दूसरे सोफे पर दोनों जुड़वा भाई भी बैठ चुके थे। उन दोनों का ऑरा भी काफी खतरनाक था और अनाया जो पहले ही थक चुकी थी, वो हर्षवर्धन की गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपाते हुए बोली, हर्ष मुझे इन लोगों की चीखें सुनानी है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आती है। वह अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है तो वहां खड़े सभी गार्ड्स तुरंत आगे आए और वह गुंडों को किसी जानवर की तरह मारने लगे। वह लोग उसे एक झटके में भी फायर करके मार सकते थे, लेकिन वह सभी गर्द उन्हें जानवर की तरह पीट रहे थे। खास करके उनका हर वार उनके नाजुक अंगों पर था, जैसे नाक, प्राइवेट पार्ट या फिर शरीर का कोई और नाजुक हिस्सा। वह लोग ऐसी जगह पर वार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उस पूरे फार्म हाउस पर उन सभी गुंडों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। देवराज कोंडा भी अब तक डर चुका था। वह गुस्से में चिल्लाकर बोले, बाकी सारे लोग कहाँ गए? तो रिधान बंसल किसी शैतान की तरह बोला, कौन से लोग? तुम्हारे वह चमचे जो बाहर 1 किलोमीटर तक फैले हुए थे, उसे तो हर्षवर्धन भाई पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं, वह भी किसी जानवर की तरह। उन लोगों के तो शरीर के अंग भी एक एक करके अलग होकर नीचे गिर चुके हैं। वही यह सुनकर देवराज कोंडा गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन इसे देख वहां बैठे 3-4 लोग जो दूसरी पार्टी के थे,
या फिर कह सकते हैं कुछ बिजनेसमैन थे, वह लोग भी डर से कांपने लगे थे, क्योंकि हर्षवर्धन रावत का नाम ही लोगों की जिंदगी में खौफ फैलाने के लिए काफी था। ऊपर से विधान बंसल और रिधान बंसल भी यहीं पर थे, जहां विधान सख्त और कठोर मिजाज का था और पॉलिटिक्स में अच्छा खासा नाम बना चुका था, वही रिधान भी बिजनेस की दुनिया में अपने चाचा के साथ बहुत अच्छा नाम कमा चुका था। उन लोगों की इन्फ्लुएंस भी कुछ कम नहीं थी। अगर वहां पर कोई अब तक शांत है तो वह थी अनाया, जो बेफिक्र होकर अपने हस्बैंड के गले में बाहर डालकर बैठी थी। वह सभी लोग भी अब तक खड़े होकर माफिया मांगने लगे थे, लेकिन उन पर कोई रहम नहीं दिखा रहा था। रिधान, जो पहले से ही थोड़ा चंचल स्वभाव का था, भले ही बिजनेस की दुनिया में उसकी अच्छी पकड़ थी और वह लोगों के सामने काफी गंभीर नजर आता था, लेकिन उसके अंदर हल्का सा बचपना था। वह विधान की तरह सीरियस नहीं रह पाता था। वह खड़े होते हुए बोला, हर्षवर्धन भाई, क्या मैं इन चूजों को ठिकाने लगा सकता हूँ? काफी वक्त हो गया, मैंने अपना हाथ साफ नहीं किया। आज हाथों में खुजली हो रही है। मुझे भी अपनी भाभी का बदला लेना है। इतना बोलकर वह छोटे बच्चों जैसा मुंह बना लेता है। उसका चेहरा देखकर अनाया को किसी की याद आ गई। वह हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम बिल्कुल राधिका जैसे हो। वहीं अनाया की बात सुनकर रिधान, जिसने पहले उसके चेहरे पर ध्यान नहीं दिया था, वह आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला, आप तो कितनी खूबसूरत हो भाभी। राधिका सच कहती थी, आप एंजल की तरह हो। वही उसकी बात सुनकर अनाया शर्मा जाती है, लेकिन उसे याद आया कि उसका मांस निकल चुका है, इसीलिए अब विधान ने भी उसका चेहरा देख लिया था। हालांकि उसे अपने पति के यकीन पर यकीन था। उसे पता था कि बंसल परिवार उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और विधान की ओर देखकर बोली, ठीक है, अपना हाथ साफ कर सकते हो या फिर इन्हें दुनिया से भी अलविदा कर सकते हो। यह सुनकर रिधान एक्साइटेड हो गया। वैसे भी एक रिप्यूटेड बैकग्राउंड से आने की वजह से वह लोग ऐसा काम कभी नहीं कर सकते थे। वह लोग दुश्मनों को भी पब्लिक में पोलाइट होकर ग्रीट करते थे और उन्हें जबरदस्ती की मुस्कान देकर मान सम्मान देते थे। आज उन्हें मौका मिला था, अपने कुछ दुश्मनों को हाथ साफ करने का है, तो वह पीछे नहीं हटने वाले थे। वैसे भी वहां बैठे कोई भी लोग साफ सुथरे नहीं थे। वह पॉलिटिशियन उसके पिता के खिलाफ था। कई बार उन्होंने जानलेवा हमले करवाए थे उनके परिवार पर, लेकिन सबूत न होने की वजह से वह दुनिया के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए उन लोगों ने बस अपना मन मारकर चुप रह गए थे। आज उन्हें मौका मिला था रिटर्न बदला लेने का। रिधान थोड़ी ही देर में उन 5 लोगों पर किसी शैतान की तरह टूट पड़ा। वैसे भी वह ट्रेन फाइटर था। उन लोगों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, लेकिन इस बार उनके चीखने छिलने की और दर्द से कराहने की आवाजें थी। वहीं अगर कोई डरा हुआ था तो वो था देवराज कोंडा। क्या देवराज वह से बचकर निकल पाएगा? और क्या इन सब के बीच अनाया क्या करेगी इन सब का? और क्या दुश्मन चुप रहेंगे? फार्म हाउस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि फार्म हाउस पर रिधान भी अपना हाथ साफ करता है और वहां पर उन गार्ड्स और वहां बैठे कुछ पॉलिटिशियन की दर्द से चिल्लाने की आवाज हर जगह फैली हुई थी। अब तक हर्षवर्धन के सभी गार्ड्स देवराज कोंडा के सभी गुंडों को मार चुके थे। थोड़ी ही देर में वह फार्म हाउस और उसके आसपास का इलाका जंग का मैदान बन चुका था, जहां पर हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी थी। यह मंजर देखकर कोई भी कह सकता था कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग की मौजूदगी थी, क्योंकि यह तरीका उसी का था, उतना ही क्रूअल और उतना ही डेंजरस। अब तक रिधान उन 5 पॉलिटिशियन को भी मार चुका था और वह अपने हाथ साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, मजा आ गया भाभी, आप सच में काफी कूल हो। अगली बार अगर मुझे ऐसा कोई एडवेंचर करना होगा तो मैं आप ही की सलाह लूंगा। इतना बोलकर वह हंसने लगा और वापस अपने भाई विधान के पास जाकर बैठ गया। वही अपने भाई की यह हरकत देखकर वो ना में सिर हिला देता है, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभार उसका छोटा भाई रिधान कुछ बचकानी हरकतें भी करता है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह डॉक्टर ऐना के सामने भी ऐसी हरकतें करेगा जैसे वो कोई बच्चा हो। वहीं अनाया, जो अब तक खुद को शांत करके अपने प्यारे हब्बी के कंधे पर सर रखकर उसकी गोद में बैठी हुई थी, वह अपना चेहरा बाहर निकालते हुए रिधान से बोली, वैसे तुम फाइटिंग तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन इसमें कुछ कमी है। एक अच्छा फाइटर वही है जो बस सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, खुद को नहीं। तुम खुद को देखो, उन लोगों ने भले ही तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन उन्हें मारने में भी तुम्हें 3-4 जगह चोट लगी। इसलिए अपनी फाइटिंग स्किल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लो। वही उसकी बात सुनकर रिधान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
उसे नहीं लगा था कि डॉक्टर एन फाइटिंग के बारे में भी कुछ जानती होगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि जब वो लोग वहां आए थे तब ऐना 50 जितने लोगों से लड़ रही थी, फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। वही दूसरी ओर देवराज कोंडा तो डर के मारे जमीन पर घुटनों पर बैठे हुए बस सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा था और इस चीज को हकीकत मानने की कोशिश कर रहा था कि वह बर्बाद हो चुका है। हर्षवर्धन ने उसके सारे आदमियों को मार डाला। वह पागलों की तरह अपने बाल खींचते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, इतने आगे आने के बाद मैं हार नहीं सकता। वही हर्षवर्धन किसी राजा की तरह बोला, तुमने इसमें गलती कर दी। तुमने अपने घटिया इरादे कामयाब करने के लिए मेरी बीवी को टारगेट बनाया। वही यह सुनकर देवराज कोंडा डरते हुए बोला, मैंने आपकी बीवी को नहीं छुआ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तभी अनाया एक तीखी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ मिस्टर कोंडा? थोड़ी देर पहले तो आप मुझे अपने बिस्तर तक ले जाने वाले थे, या फिर आप अपनी पिंजरे में मुझे कैद करके रखने वाले थे। क्या यह सारी ख्वाहिश इतनी जल्दी खत्म हो गई? वहीं अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन जो शांत हुआ था, उसके आसपास का ओरा वापस खतरनाक हो गया और वह अपनी ब्राउन आंखों से गुस्से की ज्वाला निकालती हुई देवराज कोंडा को घूरता है, जैसे वह उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगा। वही देवराज कोंडा तो डर के कांपने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि जिस लड़की को उसने पकड़ा था वह हर्षवर्धन रावत की बीवी थी। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, यह मेरी गलती है, मैंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया, मैं तो बस उस डॉक्टर को किडनैप करना चाहता था जो प्रेसिडेंट का इलाज कर रही है। मेरा इरादा आपकी बीवी को छूने का नहीं था, यह मेरी गलती है। इतना बोलकर वह घुटने पर आ गया। नाया शैतान की तरह हंसी हंसकर बोली, क्या बात है, इसका मतलब तुम बस मुझे किडनैप करना चाहते थे? यह तो बहुत गलत बात है। ठीक है, अगर तुम्हें हर्षवर्धन की बीवी को ऑफेंड नहीं किया, लेकिन तुमने डॉक्टर एना को तो ऑफेंड किया है, और इस बात की गवाही पूरी दुनिया दे सकती है कि डॉक्टर एना कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती। वह जितनी आसानी से लोगों को मौत के मुंह से बाहर ला सकती है और मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है, इतनी आसानी से किसी जिंदा इंसान को मुर्दा बना सकती है, और उसके शरीर को लाश बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। वही उसकी बात सुनकर देवराज कोंडा इस बार सच में थर-थर कांपने लगा था, क्योंकि उसने यह अफवाह सुनी थी। वह भी अमीर परिवार से आता था और उसे भी यह पता था, क्योंकि उसके पिता जो पॉलिटिक्स में काफी साल राज कर चुके थे और उन्होंने काफी अच्छा नाम बनाया था, यहाँ तक कि वह अपने डिस्ट्रिक्ट में कई बार सबसे ज्यादा वोट लेकर जीते भी थे। वह काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें एक ऑपरेशन की जरूरत थी। लगभग तकरीबन हर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उनकी आखिरी उम्मीद डॉक्टर एना ही थी, और देवराज कोड़ा ने भी काफी मेहनत की थी डॉक्टर एन को उनका ऑपरेशन करने के लिए मनाने के लिए, लेकिन एना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इस बीच उसने यह सारी अफवाह भी सुनी थी और अब उसे वह अफवाहें सच लग रही थी। वह भी डर से कांप रहा था और वह हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अनाया एक शैतानी हंसी हंसकर बोली, वैसे भी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। तुमने तो अपनी मौत तभी बुला ली थी जब तुमने मेरे चेहरे से मास्क हटाया था, क्योंकि आज तक दुनिया में वह शख्स कभी जिंदा नहीं रहा जो मेरा चेहरा देख लेता है, और तुमने तो फिर भी मेरा मास्क मेरी मर्जी के बिना हटाया था, तो फिर तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूं? इतना बोलकर वह अपनी हाथ को आगे करती है तो उसमें शॉर्प ब्लेड जैसा हथियार आ जाता है जो गोल गोल घूम रहा था, स्पिनर की तरह। अनाया अपनी 2 उंगली से ही उसे आगे की ओर फेंकती है तो एक झटके में ही देवराज कोंडा का गला कट जाता है और वहां पर खून का फवारा छूट पड़ता है। वह गोल घूमता हुआ हथियार जो बहुत ज्यादा शार्प था, वह वापस घूमते हुए अनाया के हाथ में आ जाता है और देवराज कोंडा वहीं जमीन पर गिर जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद हर्षवर्धन अपनी बीवी का सिर सहलाकर बोला, अब चले। हर्षवर्धन अभी कुछ बोलता तभी सामने दरवाजे पर 30 लोगों की एक टीम आई। उन्हें वहां देखकर हर्षवर्धन के गार्ड चौकन्ना हो गए हैं। वही विधान और रिधान भी चौकन्ना हो गए थे। तभी उस टीम का लीडर आगे आते हुए बोला, बॉस, आपने हमें बुलाया, कुछ काम था। अनाया वहां पड़ी लाशों की ओर देखकर बोली, इस जगह को जला दो, लेकिन ध्यान रखना आसपास के जंगल को कुछ नहीं होना चाहिए। हर लाश को इसी फार्म हाउस में लाओ और इस फार्म हाउस को बम से उड़ा दो, और यहाँ पर सिंबल छोड़ दो कि डॉक्टर एना के ऊपर हाथ डालने का मतलब क्या होता है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, बीवी, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी।
यह मामला मेरे लोग देख लेंगे। अनाया ने यह फैसला क्यों किया? और क्या यह बात खत्म हो गई है? और क्या आगे भी अनाया पर कोई मुसीबत आएगी? फार्म हाउस में अब तक आप लोगों ने सुना अनाया सारा इल्जाम खुद पर लेने का सोचती है, लेकिन हर्षवर्धन उसे रोकता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। वही विधान भी गंभीर होकर बोला, भाभी सच में ऐसा मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे भी यह पॉलिटिशियन था, पहले ही यह घटिया आदमी था, लेकिन इसका नाम लोगों के बीच काफी अच्छा था। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाएगी। आप इन सबको हम पर छोड़ दीजिए, वैसे भी यह सारी चीज हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे। वही यह सुनकर अनाया किसी बेवकूफी की तरह उन लोगों को घूरती है और घूरते हुए बोली, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि आप लोग मिलकर यह सब कुछ संभाल सकते हैं? आप लोगों ने अभी अभी कहा कि इसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। अगर बात बाहर गई कि इस हादसे की जगह पर आप में से कोई था, तो आप जानते हैं कि इस वक्त देश में कितना बड़े क्राइसिस हो सकती है। एक तो प्रेसिडेंट पहले ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वह लोगों के सामने जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। ऊपर से अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन की हालत यह है, तो देश में ऐसा माहौल हो जाएगा जैसे किसी बच्चे को अपने पिता ने छोड़ दिया हो, और देश की पॉलिटिशियन पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसका फायदा दुश्मन देश बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। अभी दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। और वैसे भी इसकी रेप्यूटेशन मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और मुझे पर किसी भी देश का कानून नहीं लगता। यह बात इंटरनेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी का यह हुक्म है। वही अनाया की बात सुनकर सभी को सदमा लगा। जाहिर सी बात है, अनाया का रुतबा इंग्लैंड की रानी जैसा था, क्योंकि किसी भी देश का कोई भी कानून लागू ना होने का मतलब वो कुछ भी कर सकती थी। वही अनाया उन लोगों को समझाने के बाद सामने खड़े अपने खास आदमी से बोली, बाहर यह बात फैला दो कि देवराज कोंडा ने डॉक्टर ऐना को नुकसान पहुंचाया, और जवाबी कार्रवाई में उसे बचाने के लिए देवराज कोंडा को उनके गार्ड्स ने मार डाला। लेकिन इससे पहले देवराज कोंडा के सारे गलत काम हर न्यूज़पेपर हेडलाइन होने चाहिए, और टेलीविजन की हर चैनल पर भी वही नजर आना चाहिए। अगले 1 घंटे में महान पॉलिटिशियन देवराज कोंडा इंडिया की पॉलिटिक्स हिस्ट्री से गायब हो जाना चाहिए, और अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की मदद ले लेना। सब कुछ एक पल में शांत हो जाना चाहिए, लेकिन अगले 24 घंटे में यह मामला मुझे क्लोज चाहिए। और हाँ, देवराज कोंडा के घर में जो साफ सुथरा है और इस गद्दी के लिए लायक है, उन्हें सब कुछ सौंप दो, और अगर ऐसा उसके खानदान में कोई नहीं है तो पूरे खानदान को ही मिटा दो। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगी। वही उसकी क्रूरता देखकर तो बंसल भाई सदमे में चले गए थे। वह भी बेख्याली में उसके पीछे ही जाने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां से निकलकर सीधे ही प्रेसिडेंट के इलाज के लिए उनके प्राइवेट बंगलों पर जाने वाले थे। हर्षवर्धन और अनाया एक कार में थे, वही बंसल भाई एक कार में थे। हर्षवर्धन जैसे ही कार में बैठा, वैसे ही उसने पार्टीशन ऑन कर दिया और अनाया को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया और किसी प्यासे की तरह उसके होठों को चूमने लगा, क्योंकि आज सच में हर्षवर्धन एक पल के लिए डर गया था। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं वह अनाया को कुछ हो ना जाए। उसका बस चलता तो वह अनाया को अपने सीने से लगाकर पूरे दिन रखता, और किसी की भी नजरें उसे पर पड़ने ना दे। वहीं अनाया भी उसका डर महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए आज वह भी डर गई थी, लेकिन उसने इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली थी और उसे हैंडल की थी। उसके अंदर इतना भी ज्यादा डर नहीं था। वैसे भी अनाया चाहती तो एक पल में उन सबको अपने हाथों से मार सकती थी, भले ही वह बहुत ज्यादा ताकतवर ही क्यों ना हो, या फिर बहुत अच्छी फाइटिंग ही ना करते हो, लेकिन अनाया उन्हें हरा सकती थी। भले ही अनाया दुनिया के हर फाइटर को हरा नहीं सकती थी, लेकिन वह इतनी कमजोर भी नहीं थी कि कुछ 30-40 लोगों को हैंडल ना कर सके, वह भी इतने अनाड़ी लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी वजह उसका एक्सीडेंट था, जिसे वो कमजोर पड़ी थी। यह सब कुछ सोचते हुए वो काफी शिद्दत से हर्षवर्धन को चूम रही थी, और हर्षवर्धन भी उसमें खोया हुआ था। 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों ही अपनी तेज धड़कती धड़कनों को संभालते हुए और सांसों को संभालकर एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, बीवी अगली बार खुद को इस तरह से खतरे में मत डालना। अनाया मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था आप आओगे मुझे बचाने, तो फिर मुझे किस बात का डर। इतना बोलकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा देती है और हल्की हल्की सी हर्षवर्धन की गर्दन पर किस करने लगती है। हर्षवर्धन भी उसकी हल्की फुल्की किस से शांत हो रहा था।
वही दूसरी कार का माहौल बिल्कुल उलट था। जैसे ही वह दोनों भाई कार में बैठे, छोटा भाई रिधान थोड़ी एक साइड आवाज में बोला, भाई सच में भाभी कुछ और ही है। उनका दिमाग कितना ज्यादा चलता है। वही उसके बड़े भाई को तो इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अपना फोन निकाल कर कुछ न्यूज देखने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह न्यूज देख रहा था, वैसे उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। अपने भाई के बदलते एक्सप्रेशन देखकर रिधान भी अपने बड़े भाई विधान के फोन में देखते रहता है। फोन के अंदर की न्यूज देखकर उसकी भी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई। वह पलके झपकाते हुए बोला, भाई यह सब कुछ क्या आपको लगता है यह सब कुछ भाभी ने किया है? तभी विधान बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ यह सब कुछ भाभी ने ही किया है। दरअसल जैसा अनाया ने इंस्ट्रक्शन दिया था, न्यूज चैनल पर वही दिखाया जा रहा था। किस तरह से देवराज कोंडा बर्बाद हो गया। उसे भी पहले देवराज कोड़ा की हर गलत काम टीवी पर लाइव दिख रहे थे। कई सारे अनाथ आश्रम पर रेड पड़ी थी और वहां बच्चों की इतनी बुरी हालत देखकर लोग डर से कांपने लगे थे। यहाँ तक कि कई अनाथ आश्रम तो ऐसे थे जहां पर काफी वल्गर चीज होती थी और वहां पर यह सारी चीज छोटे बच्चों के साथ की जाती थी। कुछ घटिया अमीर बुजुर्ग लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें बच्चों के साथ गंदी चीज करने में मजा आता था और यह अनाथ आश्रम उनमें उन सब का साथ देता था। वह सब कुछ बाहर आने से देवराज कोड़ा का पूरा करियर के साथ साथ खानदान भी बर्बाद हो चुका था। अब हर कोई देवराज कोंडा की फैमिली को कोस रहा था और जैसा अनाया ने कहा था, उनकी फैमिली में कोई भी शरीफ नहीं था। उसकी एक बेटी और बेटा था। दोनों ही इतने ही घटिया थे। दोनों ही हर रात क्लब में बिताते थे। इंसानों को वह अपने पैरों के नीचे की धूल समझते थे। किसी को आए दिन बेइज्जत कर मार डालना, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम करना उन लोगों को बहुत पसंद था। वह आए दिन किसी न किसी को परेशान करते थे और नीचा दिखाते रहते थे। उससे भी ज्यादा उसने कई परिवार बर्बाद किए थे। उन सबके भी बारे में पब्लिक में बताया जा रहा था। वह लोग जब तक प्रेसिडेंट विला पहुंचे, तब तक तो तकरीबन देवराज कोड़ा का पूरा नाम ही बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के नाम में आ चुका था। पहले ही वह मर चुका था, लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली बर्बाद हो रही थी। पर यह सब कुछ देखकर वह दोनों भाइयों सबसे ज्यादा सदमे में थे। उन्हें नहीं लगा था कि उसकी भाभी के पास इतनी ज्यादा पावर होगी। भले ही वह लोग इतने बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन थे, उनका देश में बहुत ज्यादा नाम था। यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री में उन लोगों की अलग अलग कंपनियां थी और वह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे। लेकिन किसी को एक घंटे में बर्बाद कर देना, वह भी इतने बड़े नाम को, यह वह लोग भी नहीं कर पाते। उनको भी यह सब कुछ करने में कुछ दिन तो जरूर लगते। वह अनाया की ताकत देखकर अंदर से खुश हो रहे थे। दूसरी ओर बंसल परिवार का हाल भी यही था। बंसल परिवार भी यह सब कुछ देखकर काफी चौंक गया था। उन लोगों को भी यही जानना था कि यह सब कुछ किसने किया और किसके कहने पर किया गया है। लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था। बस इतना पता था कि यह सब कुछ किसी ताकतवर इंसान ने किया है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों किया है, उस बात का जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिला था और वो बार बार अपने दोनों पोतों को फोन कर रहे थे सच जानने के लिए। आखिरकार यह उनकी अपोजिशन पार्टी के लोग थे। क्या होगा जब बंसल परिवार को पता चलेगा कि यह सब अनाया ने किया है, और क्या दुश्मन इन सब का फायदा उठाएंगे। वही उसे हादसे को आज एक दिन बीत चुका था। अनाया ने प्रेसिडेंट की एक्यूपंक्चर थेरेपी कर ली थी और उसकी ट्रीटमेंट भी आगे बढ़ चुकी थी। उनके अंदर का जहर काफी हद तक कम हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ खास दवाइयों की जरूरत थी जो बाहर से आने वाली थी। लेकिन इन 2 दिनों में हर्षवर्धन अनाया को घर से बाहर तक नहीं निकालने दे रहा था। आखिरी बार जब वह कपूर मेंशन गई थी, तब उसकी और राजेश कपूर की बहस हुई थी। उसके बाद हर्षवर्धन ने गुस्से में हर जगह यह बात फैला दी थी कि जानवी कपूर, राजेश कपूर और रवीना कपूर की नाजायज औलाद थी, वह भी शादी के पहले की। और इस बात के फैलने के बाद, जैसा कि राजेश कपूर का डर था, वही हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। यहाँ तक कि उसके पास अनाया के लॉयर धनंजय ठकराल और गीता कपूर के ट्रस्ट के इंचार्ज बैकुंठ व्यास की तरफ से भी नोटिस आया। उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि शादी में रहते हुए राजेश कपूर ने गीता कपूर को धोखा दिया, इसीलिए राजेश कपूर को गीता कपूर की जायदाद और प्रॉपर्टी से दूर किया जाता है। और अब उस जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन सिर्फ एक ही है, वो अनाया कपूर है। और उस नोटिस में यह भी लिखा गया था
कि अब वो लोग अपने पीछे कपूर सरनेम नहीं लगा सकते। उनके पास बस 24 घंटे है कपूर इंडस्ट्री और कपूर खानदान को छोड़ने के लिए, और वह लोग कपूर खानदान के अंदर आने वाली किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते हैं। वही उस नोटिस को देखकर राजेश कपूर के अंदर जान ही नहीं बची थी। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। वह अपना सब कुछ खोने की कगार पर थे। वो एक आखिरी बार अनाया को मिलना चाहते थे ताकि अनाया उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे प्रॉब्लम से अनाया ही बाहर निकाल सकती थी। वह अब काफी डेस्परेट थे अनाया से मिलने के लिए। वही रवीना कपूर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, उसका भी यही हाल था। वह भी कुछ भी करके अनाया को मनाना चाहती थी। उसके अंदर का लालच अभी भी जिंदा था। उसने सोच लिया था वह बाद में अनाया को रास्ते से हटा देगी। दूसरी ओर इस बारे में जानवी कपूर को भी पता चल गया। वह गुस्से से पागल हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह भी अनाया को जान से मार दे, क्योंकि राजेश कपूर के पीछे से कपूर सरनेम हटने का साफ साफ मतलब था कि रवीना कपूर और जानवी कपूर के पीछे से भी कपूर सरनेम हट जाएगा। दूसरी ओर अनाया को इस बारे में पहले से पता था। वह जानती थी कि बैकुंठ व्यास और धनंजय ठकराल ने कपूर मेंशन नोटिस भेज दिया है, और अनाया को यह भी पता था कि बहुत जल्द उसे कपूर मेंशन बुलाया जाएगा। वह इस चीज के लिए तैयार भी थी। इस वक्त वह प्रेसिडेंट का इलाज करके वापस जा रही थी, और रास्ते में वह बाकी सारी न्यूज देख रही थी। उसने कपूर इंडस्ट्री के अंदरूनी मामलात पर भी नजर डाली। उसने देखा कि शक्ति पटेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने बाकी सारी चीज बहुत अच्छे से संभाली है, यहाँ तक कि कपूर इंडस्ट्री जो किसी टाइम बंद होने की कगार पर चली गई थी, जैसे वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती थी, उसे शक्ति पटेल ने बस 1 महीने में ही ट्रैक पर ला दिया था। उसके हाल फिलहाल के किए हुए प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे थे, यहाँ तक कि पूरी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले शेयर होल्डर भी अपनी जगह से हट चुके थे। अब कपूर इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा शेयर्स अनाया हॉल करती थी, और दूसरे नंबर पर हर्षवर्धन, क्योंकि उसने उन सभी शेयर होल्डर के शेयर्स खरीद लिए थे, और इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं दोनों की हुई थी। इसीलिए कपूर इंडस्ट्री में अब कोई बहसबाजी नहीं, सिर्फ बिजनेस होता था। और 1 महीने में यह सारी चीज ही राजेश कपूर ने भी नोटिस कर ली थी। इन सभी चीजों की वजह से राजेश कपूर को और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ ही वक्त में कपूर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर अभी भी कपूर इंडस्ट्री उसके पास होती तो वह भी उन पैसों का मालिक होता। उसे गुस्सा आ रहा था और अनाया से नफरत हो रही थी। वह तुरंत अनाया को फोन करके कपूर मेंशन आने को कहते हैं। अनाया अपनी कार में ही थी। वह बिना इमोशन के कपूर मेंशन जाने के लिए मन गई, लेकिन इस बार उसने गलती नहीं की। जाने से पहले उसने अपने हस्बैंड हर्षवर्धन को इन्फॉर्म कर दिया। हर्षवर्धन पहले तो उसे वहां भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अनाया ने उसे समझाया कि यह आखिरी बार जा रही है, और वैसे भी उसने कुछ प्लान किया हुआ था। वह अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। दूसरी ओर कपूर मेंशन की बाहर जब वह पहुंची तो वहां पर मीडिया पहले ही पहुंच चुकी थी। यह भी उसी का प्लान था। मीडिया को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह जैसे ही अंदर गई, अंदर हॉल में ही उसे रवीना कपूर और राजेश कपूर मिल गई। उन दोनों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। राजेश कपूर तुरंत अनाया के पास जाते हुए गुस्से में बोला, यह क्या है अनाया? मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम भूल गई? अनाया कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोली, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बताएं मिस्टर कपूर। इतना बोलकर वह राजेश कपूर के फेंके हुए कागज पकड़कर देखने लगी। उन कागजों को देखकर अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन मास्क की वजह से वह मुस्कान किसी ने देखी नहीं। अनाया अपनी नजरें कठोर करते हुए बोली, इसका मतलब आपने मेरी मॉम को धोखा दिया है। यह सुनकर राजेश कपूर एक पल के लिए डर गया, लेकिन वह वापस गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी यह सब कुछ पुरानी बातें हैं। मैं और तुम्हारी माँ रवीना पहले रिलेशन में थे, लेकिन हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी एक बेटी भी है, और यह बात रवीना ने हमसे छुपी है। मैंने जब तुम्हारी मॉम से शादी की थी तब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजेश कपूर को लगा यह सब कुछ सुनकर अनाया उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अनाया अब उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने पहले ही उसका दिमाग पढ़ लिया था। वह थोड़ी नाराज आवाज में बोली, मिस्टर कपूर अगर ऐसा है तो इन कागजों में यह क्यों लिखा गया है कि आपको शुरुआत से सब कुछ पता था, इसीलिए आपने जानवी को अडॉप्ट किया?
क्योंकि मेरी मॉम को धोखेबाज लोगों पसंद नहीं थे और वह जानती थी कि अब उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कागज बनाए थे। और वो सही थी। आप सच में धोखेबाज निकले। निकल जाए मेरे घर से और मेरी प्रॉपर्टी से। अब तो मुझे आपसे और नफरत होने लगी। मुझे लगा आप सिर्फ मुझे ही ना पसंद करते हो, लेकिन उसकी वजह मुझे नहीं पता थी। लेकिन आज पता चल गया, आप बस अपनी इस नाजायज बेटी जानवी को ही पसंद करते हैं। वही उसकी बात सुनकर जहां रवीना की गुस्से से मुठिया कर गई थी, वहीं राजेश कपूर को भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन उनके प्लान के लिए अनाया का वहां रुकना जरूरी था। रवीना मस्का मारते हुए बोली, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। मैंने भी तुम्हें जानवी की तरह ही प्यार किया। तुम हमारे दर्द को समझो। हम बस तुम्हें बुरा महसूस नहीं करवाना चाहते थे। हमें लगा अगर तुम्हें पता चला कि जानवी हमारे असली बेटी है तो तुम्हें बुरा लगेगा। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वो जानती थी कि रवीना कपूर इमोशनल कार्ड खेल रही है। वह घिन भरी नजरों से रवीना कपूर को देखते हुए बोली, बकवास करना बंद करो। मिस रवीना, मैं आपकी इन चालों में नहीं फंसने वाली। मुझे पता चल चुका है कि आप लोगों ने जानबूझकर मुझे घर से दूर रखा ताकि आप लोग मेरी मॉम की प्रॉपर्टी हड़प सके। मैं अब आपकी किसी भी बात में नहीं फंसने वाली। वही उसे अभी भी बात ना मानता देखकर रवीना कपूर मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, तुम हमारी बात मत मानो, लेकिन हमारे साथ बैठकर आखिरी बार खाना तो खा सकती हो। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यह कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कान थी। अनाया को भी यह कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कह दिया। लेकिन कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होने वाली थी। क्या नई चल रही थी रवीना अनाया के खिलाफ, और क्या इस बार उनकी बात मानकर अनाया पड़ेगी कोई बड़ी मुसीबत में। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।